हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का डीआरएल कोचिंग सेंटर पर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो हमने पॉलिटिकल चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 3 बुक 2 का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। तो इन 8 चैप्टर तो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर जो बचा है वो आपके फोन क्या नाम है बोर्ड फाइनल के लिए आपका जरूरी बहुत है, क्योंकि 8 चैप्टर तो आपको फर्स्ट टर्म में आ रहा है, प्री बोर्ड में आ रहा है, लेकिन जो 4 चैप्टर है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसी 4 चैप्टर से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही आज चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक हम कवर करेंगे उपनिवेशवाद, देहात, स्तंभधारी बंदोबस्त, जमींदार है सौदा करने में क्यों चूक जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को शक्ति को कैसे सीमित किया। तो आज हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। तो आज का जो पहले टॉपिक है उपनिवेश और देहात। तो उपनिवेशवाद और देहात क्या होता है, सिंपल सा मतलब है किसी ताकतवर देश द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से उस पर कब्जा कर लेना। ऐसा काफी सारे देशों ने किया है, और एक देश ऐसा देश आपके हम सभी जानते हैं, उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने काफी सारे देश पर कई सालों तक राज किया है। भारत पर 200 साल तक, किसी देश पर 1400, किसी पे 1800, किसी पे 1000, मतलब काफी देशों पर अलग अलग तरीके से उन्होंने राज किया है। दूसरी कंट्री आपके फ्रांसीसी है, इटली भी है, डच भी है। तो इस तरीके से काफी सारे देशों ने काफी सारे देशों पर अपना दबदबा दिखाया, किस पे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से। तो ये पूरा टॉपिक आपको परिवेशवाद और देहात का मतलब होता है। तो ये आपका तो सिंपल सा मतलब, लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक है ये कि आज जो पूरा चैप्टर है भारत के ऊपर है। ये जितने आप पढ़ोगे भारत को पढ़ेंगे, भारत पर ब्रिटेन ने कैसे कब्जा किया, किस तरीके से कब्जा किया, क्या क्या रूल लागू किया। तो ये पूरा टॉपिक आज इसी के ऊपर है, पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, स्तंभधारी बंदोबस्त। बच्चों, स्तंभधारी बंदोबस्त क्या होता है? ये स्तंभधारी बंदोबस्त एक ऐसा टैक्स है जो हम हो या आप हो, पहले के टाइम पे सभी को देना पड़ता था, भारतवासियों को। ठीक है, ये परमानेंट था, परमानेंट मतलब फिक्स होता था कि हर साल लोगों को टैक्स देना ही देना होता था। ठीक है, क्योंकि इसमें रकम क्या होती निश्चित होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझ सकते हो कि 100 रुपए अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो 100 रुपए में से 90% अंग्रेज ले लेते थे और 10 रुपए किसान लेता था, या फिर भारत के लोग रहते थे। तो ये रकम निश्चित थी कि ये रकम हर साल यही होगी, मतलब निश्चित का मतलब फिक्स होती थी। आप आपकी जो इनकम बढ़े या ना बढ़े, ये रकम आपको देना ही होता था। ठीक है, दूसरी जमींदार को 400 गांव। दूसरा पॉइंट आप जैसे देख रहे हो, सिंपल सा मतलब है ये काम कोई आम लोगों को नहीं दिया जाता था, ये सिर्फ और सिर्फ काम जमींदार के लोगों को दिया जाता था, क्योंकि वो जमींदार जो का ओहदा होता था बहुत ही बड़ा होता था। ठीक है ना, उसको हर एक जमींदार को कम से कम 400 गांव दिए जाते थे। ठीक है, 400 गांव दिए जाते थे, तो वो 400 गांव को टैक्स को इकट्ठा करता था। इसे हम कर कहते हैं, इंग्लिश में टैक्स और हिंदी में कर कहते हैं। तो वो सभी करों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को देता था। ये तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट जहां देख रहे हो, जमींदार तय करता है राजस्व वसूलना। ये अंग्रेजों ने किस पर छोड़ रखा था जमींदारों पर कि आपको कितने टैक्स वसूलना है, कितने टैक्स नहीं वसूलना है, वो किसके ऊपर छोड़ रखा था उन्होंने? जमींदार के ऊपर। उनकी मर्जी, ज्यादा ले कम ले। तो इसका मतलब होता है जमींदार तय करता था कि राजस्व किस तरीके से वसूलना होता है। और लास्ट पॉइंट जैसा आप देख रहे हो कि जमींदार की जमीन को नीलाम। सिंपल सा मतलब है भाई, अगर जमींदार को 400 गांव दिए तो 400 गांव वाले पैसे नहीं देते होंगे, उसमें से 200 पैसे आते होंगे, 250 पैसे आते होंगे। मालूम का रकम पूरी नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन सारा का सारा पैसा किसको देना होता था? जमींदार को देना होता था। अगर जमींदार पैसा नहीं दे पाएगा, सीधी बात अंग्रेज लोग उसकी जमीन को हड़प ले लेते हैं, उसी जमीन को हड़प करके उसको नीलामी में बेच देते थे। तो ये आपको होता है स्तंभधारी बंदोबस्त में ये सारे पॉइंट होते हैं, यानी रकम निश्चित, जमींदार को 400 गांव, जमींदार तय करता है राजस्व क्या नाम है राजस्व वसूलना, और जमींदार की जमीन को नीलाम करना। तो ये आपको होता है आपका स्तंभधारी बंदोबस्त। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक ये है कि जमींदार लोग क्यों चूक जाते थे, क्यों क्या चूक जाते थे? टैक्स यानी कर, जिसे हम कहते हैं। भाई देखो सीधी बात है, भारत लोग जानते हो कि पहले के टाइम में भारत बहुत गरीब हुआ करता था। ठीक है ना, तो हर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे सकता था, तो कुछ टैक्स, कुछ घरों का टैक्स जमींदार को अपने जेब से देना पड़ता था। मान लो उस टाइम पे अगर जमींदार के पास पैसे नहीं होते थे, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस समय में क्या करता था, वो आपका टॉपिक है कि जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे। तो जैसा नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे। तो पहला पॉइंट जैसा आप इस सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो कि राजस्व की मांग ऊंचा होना, और दूसरा पॉइंट सूर्य से विधि या जमींदारों की शक्ति को सीमित करना, उपज कीमत में कमी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इस 3 पॉइंट्स को मैं आपको धीरे-धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो राजस्व की मांग ऊंचा होना, जैसा आप जानते हो कि पहले के टाइम पे जो रकम होती थी बहुत ऊंची होती थी, अंग्रेजों के द्वारा टैक्स बहुत लेते थे, और जो कीमत होती है ना बहुत कम दिया करते थे। वो सोचते थे कि भारत को हमारे कर क्या नहीं, क्योंकि हम इनको दबदबा बनाए दिया है। ठीक है, उसकी मांग हमेशा वो ऊंची रखते थे, मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 90 रुपए टैक्स देना होता था,
10 रुपये अपने पास रखना होता था, और इसलिए इसको कहते हैं राजस्व सीमा ऊंचा होना। दूसरा जो पॉइंट है सूर्यस्त विधि। सूर्यस्त विधि का मतलब बताया कि बच्चों कि सूर्यास्त होने से पहले आपको एक टैक्स देना होता था जमींदारों को। जब जमींदारों को टाइम दिया था कि तब तक सूर्य उदय है तो आपको पैसा सारा दे दो, यानी टैक्स भर दो, वरना सूर्यास्त विधि के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, उसको नीलाम मान लिया जाएगा और आपकी जमीन को बेच दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका सूर्यास्त विधि का मतलब। तीसरा जो पॉइंट है उपज कीमत में कमी। भाई सीधी सी बात है, अगर उपज होगी नहीं तो हम टैक्स देंगे कहाँ से, सारा पैसा जमींदार को भरना होता था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। चौथा पॉइंट है कि जमींदार शक्ति को सीमित, और सबसे बड़ी बात की अंग्रेज लोगों ने जमींदार शक्ति को पूरा खत्म ही कर दिया था, सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी, इनको बस ये पावर दे रखी थी कि आप बहुत पैसा कलेक्ट करके हमें देना है। तो यही आपका था कि जमींदार इस वजह से टैक्स नहीं दे पाते थे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यानी राजस्व सीमा ऊंचा होना, सूर्यास्त विधि, उपज कीमत में कमी और जमींदार शक्ति को सीमित करना। ठीक है, अब तो नेक्स्ट टॉपिक है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जानती है जो हमारे देश में राज कर रही थी, ब्रिटेन के द्वारा कंपनी बनाई गई थी। इन्होंने जमींदार शक्ति को खत्म कैसे किया, सीमित कैसे कर दिया, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम देखेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मुगल काल के टाइम में इन जमींदार शक्ति को बहुत पावरफुल माना जाता, मतलब इनकी शक्ति एकदम बढ़ चढ़कर होती थी, मतलब बहुत दबदबा होता था इनका। लेकिन जैसे मुगल के बाद कौन है, हमारे अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ने सबसे पहले क्या किया, इनकी शक्ति को खत्म करने के लिए, तो इनके पास अपने किले होते थे, इनके पास अपने खुद के सैनिक टुकड़े होते थे। आप दूसरा पॉइंट देख रहे हो, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले इनके क्या किया, उनके किले ध्वस्त कर दिए सारे के सारे, ठीक है, इनके सैनिक टुकड़ियां छीन ली, ठीक है ना। सबसे पहले ये काम किया, और कंपनी द्वारा कलेक्टर को नियुक्त करना, यानी हर एक जगह पर उन्होंने अपना कलेक्टर नियुक्त कर दिया, ताकि हर जगह पर हमारा आदमी हो, सारी हमें सूचना दे सके। कुछ भारत के लोगों को रखेंगे, सीधी सी बात है भाई हो, कि वो गलत जानकारी देंगे, इसलिए उन्होंने हर जगह अपना कलेक्टर बिठा रखा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी पुलिस यानी स्थानीय पुलिस और कहते हैं स्थानीय न्याय, मतलब सब जगह न्याय, मतलब जहाँ न्याय किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उनके पुलिस का मतलब जहाँ पुलिस वगैरह पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं वहां तक भी अपने आदमी बैठा रखे थे, पुलिस स्टेशन में अपने आदमी, ठीक है, जज भी जो होते हैं वहां पर अपने आदमी, मतलब सब जगह पर अपने आदमी बैठा रखे थे। मतलब वो चाहते थे कि जमींदार को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो में क्या टॉपिक कवर किया, उपनिवेशवाद और देहात, स्तंभधारी बंदोबस्त, जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे, और इससे कंपनी द्वारा जमींदार शक्ति को कैसे सीमित किया जाता था। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।